दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, सभी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 2012 की दिवाली की रात थी। माधव और उसके भाई ने अपनी छत पर एक काले जादू वाली हांडी देखी, जिसे घाल भी कहते हैं। काफी कम लोग जानते हैं कि ऐसी घाल किसी को बर्बाद करने के उद्देश्य से उसमें काला जादू करके तंत्र साधना से बनाई जाती है। इस घाल में बहुत सारी सामग्री डाली जाती है, जैसे बलि दिए हुए जीव के मांस के टुकड़े होते हैं, 7 तरह की मिठाई होती है, 7 तरह के फल होते हैं, सिंदूर और सिंगार का सामान आदि होते हैं। ये एक सच्ची आपबीती दिल्ली के एक ऐसे परिवार की है जिसने बहुत ही नाटकीय और डरवाने ढंग से जीवन में पतन देखा, बर्बादी के एक ऐसे बवंडर का सामना किया जिसे परख कर किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं। ये कहानी हमसे इस परिवार के सबसे छोटे बेटे माधव ने साझा की है। 2012 में माधव अपने परिवार के साथ दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता था। उनके परिवार में 5 सदस्य थे। माता पिता, एक बड़ी बहन, एक बड़ा भाई और एक कुत्ता भी था जो उनको गिफ्ट में मिला था। उस कुत्ते की आंखें नीली थीं। माधव के पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम था जो बहुत अच्छा चलता था। दूसरा बिजनेस प्रॉपर्टी की सेल परचेज का भी था, जिसमें उनके 2 पार्टनर्स थे और वो काम भी काफी अच्छा चल रहा था। घाल उस रात माधव की छत पर टूट गई। दोनों भाइयों ने उसे अपने सामने टूटते हुए भी देखा और वो दोनों भाई बहुत डर गए और परिवार को इसके बारे में बताया, परंतु किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और बात आई गई हो गई। आपको यहां बताते हुए चले कि ऐसी घाल दुश्मनी निकलने के लिए परिवार के दुश्मनों के द्वारा तांत्रिक से यह घाल बनवाई जाती है। इस घाल का उद्देश्य परिवार में आर्थिक संकट लाना, बीमारी लाना, कोर्ट कचहरी के मुद्दों को लाना और यहां तक कि परिवार के सदस्यों की मौत तक के लिए यह घाल तांत्रिकों द्वारा बहुत सारे पैसे देकर तैयार करवाई जाती है। और इस घाल को हिंदुओं के बड़े त्योहार जैसे कि होली और दिवाली पर खास तौर पर भेजा जाता है। माधव के घर हर साल सावन में उनके पूजा वाले कमरे में, जहां जमीन पर शिवलिंग था और दीवार पर बनी दराज में हनुमान जी की पीतल की मूर्ति थी, वहां हर साल सावन के महीने में सांप निकला करते थे। हर साल सावन में सांप निकलते और माधव और उसका भाई उनको सुरक्षित तरह से पकड़कर बिना किसी सांप को नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ आते। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब सांप निकले तो माधव के परिवार ने हमेशा की तरह सांपों को पकड़ने की कोशिश की, पर एक सांप इस बार मर गया, जो कि पूरे परिवार को बहुत बुरा लगा। पर इस बात को भी उन्होंने जाने दिया, मगर उनको नहीं पता था कि ये कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि बुरे वक्त की दबे पाव आहट थी। बिना किसी से पूछे और बताए बुरा वक्त घर की चौखट लांघ चुका था और अब जीवन में भूचाल आने वाला था। माधव के घर हर साल सावन में उनके पूजा वाले कमरे में, जहां जमीन पर शिवलिंग था और दीवार पर बनी दराज में हनुमान जी की पीतल की मूर्ति थी, वहां हर साल सावन के महीने में सांप निकला करते थे। हर साल सावन में सांप निकलते और माधव और उसका भाई उनको सुरक्षित तरह से पकड़कर बिना किसी सांप को नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ आते। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब सांप निकले तो माधव के परिवार ने हमेशा की तरह सांपों को पकड़ने की कोशिश की, पर एक सांप इस बार मर गया, जो कि पूरे परिवार को बहुत बुरा लगा। पर इस बात को भी उन्होंने जाने दिया, मगर उनको नहीं पता था कि ये कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि बुरे वक्त की दबे पाव आहट थी। बिना किसी से पूछे और बताए बुरा वक्त घर की चौखट लांघ चुका था और अब जीवन में भूचाल आने वाला था। एक दिन अचानक ही बिना किसी भूकंप के घर पर रखी हनुमान जी की पीतल की मूर्ति शिवलिंग पर जा गिरी। मूर्ति तो खंडित हो ही गई, साथ में शिवलिंग में भी दरार आ गई। ये एक और बड़ा संकेत था कि अब बर्बादी इस घर से दूर नहीं है।
माधव के परिवार के पास अपनी 6 गाड़ियां थीं, जिसमें से 4 ट्रक थे और 2 कारें थीं। इन बताए हादसों के बाद वो सभी गाड़ियां अगले 2 महीनों में या तो बिक गई या फिर गुंडों द्वारा कब्जा कर ली गई, और फिर उनमें से कोई भी गाड़ी माधव के परिवार के पास कभी वापस नहीं आई। एक रात माधव के घर कुछ बदमाश घुस आए। सभी घर के लोग सोए हुए थे, पर कुत्ता जगा हुआ था। जैसे ही बदमाश घर में घुसे, कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। वो बदमाश डर गए। अफरा तफरी में उनमें से एक ने कुत्ते के सर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसका सर फट गया, पर वो फिर भी भौंकता रहा और सबको जगा दिया। हार मानकर बदमाशों को भगाना पड़ा। फिर जब कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाया गया, तब पता चला कि कुत्ता तो अंधा है। ये जानकर सब लोग एकदम हैरान रह गए। अंधा होने के बावजूद भी वो सबको पहचानता था, अपना काम और फर्ज अच्छे से निभाता था। उस चोट से वो कुत्ता उभर नहीं सका और मर गया। बस यूं समझ लीजिए कि उसका मरना माधव फैमिली के बुरे वक्त की शुरुआत थी। अब उनके परिवार में आए दिन गृह क्लेश और नुकसान आम बात हो गया। बिजनेस में नुकसान के कारण माधव फैमिली पे काफी कर्जा भी हो चुका था, जिसका कोई कारण भी नहीं मिलता था। ऐसा आए दिन होता देख माधव के पिताजी और माताजी एक मौलवी के पास गए। उस मौलवी ने उनका इलाज करने के लिए कहा और उनको एक मिट्टी का मटका दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई उनके घर लड़ाई करने या पैसा मांगने आए तो उसको उस मटके का पानी पिला देना है, और वो बिना झगड़ा किए और बिना पैसे मांगे वहां से वापस चल जाएगा। पर साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि ये मिट्टी का मटका कभी खाली नहीं होना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति बनी रहे, और अगर ये मटका खाली हुआ तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। अब उनके परिवार में आए दिन गृह क्लेश और नुकसान आम बात हो गया। बिजनेस में नुकसान के कारण माधव फैमिली पे काफी कर्जा भी हो चुका था, जिसका कोई कारण भी नहीं मिलता था। ऐसा आए दिन होता देख माधव के पिताजी और माताजी एक मौलवी के पास गए। उस मौलवी ने उनका इलाज करने के लिए कहा और उनको एक मिट्टी का मटका दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई उनके घर लड़ाई करने या पैसा मांगने आए तो उसको उस मटके का पानी पिला देना है, और वो बिना झगड़ा किए और बिना पैसे मांगे वहां से वापस चल जाएगा। पर साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि ये मिट्टी का मटका कभी खाली नहीं होना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति बनी रहे, और अगर ये मटका खाली हुआ तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। एक दिन एक महिला आपके बेटे के साथ माधव के घर आई और माधव के पिताजी को बुलाने को कहा, पर माधव के पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, वो अपने गांव गए हुए थे। महिला ने माधव के पिताजी पर पैसे होने की बात कही और कहा कि तुम घर वाले जानबूझकर उनको छुपा रहे हो, या तो मेरे पैसे अभी दे दो, नहीं तो मैंने उसकी फोटो खींच रखी है। मैं एक ही हफ्ते में तुम सभी को बर्बाद कर दूंगी। तुम लोग मेरे परिवार को अभी तक जानते नहीं हो। ऐसा कहकर वो महिला अपने बच्चे के साथ वहां से चली गई। ठीक उसके तीसरे दिन की बात है। माधव के पिताजी अपने एक मित्र के साथ ढाबे में खाना खा रहे थे। उन्होंने रोटियां खानी शुरू की और खाते ही चले गए। 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, फिर 20 रोटी करते करते वो 30 रोटियां खा गए। सब लोग आश्चर्य से उनको ही देखे जा रहे थे, और उनका जो मित्र था उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है जिसकी खुराक 3 या 4 रोटी होती है। सब हैरान थे। वो दोनों खाना खाकर उठे और माधव के पिताजी 4 कदम ही चले थे कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने बताया कि इन्हें लकवा मार गया है और अब ये मुश्किल ही ठीक होंगे, और बचने की उम्मीद भी काफी कम बताई गई। अब परिवार सदमे में आ गया और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। फिर किसी के कहने पर माधव की माताजी एक मौलवी के पास गई। ये मौलवी उस पुराने मौलवी से अलग था और मदद के लिए उनसे गुहार लगाई। मौलवी बहुत पहुंचा हुआ था। मौलवी ने उन्हें जरा सा पानी मंत्र पारयाच कर दिया
और बोला, इसको अपने पति को पीला देना और सब ठीक हो जाएगा। पैसे का पूछने पर मौलवी ने किसी पैसे की बात नहीं की और कहा कि जो ठीक लगे दरगाह में चढ़ा देना। जब माधव के पिताजी को वो पानी पिलाया गया तब उन पर उस मंत्र वाले पानी का चमत्कारी प्रभाव पड़ा और वो एकदम से ठीक होकर खड़े हो गए। एक बार को तो सब सन्न रह गए, पर खुशी इतनी थी कि सब भूलकर मौलवी को दुआएं देने लगे। अब जब मौलवी को बताया गया कि आपका दिया पानी इतना असरदार था और सब एकदम ठीक हो गया, तो उसने 30,000 रुपये की मांग कर डाली। मगर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार ये रकम जुटाने में सक्षम नहीं था। परिवार ने मौलवी से कहा कि ये हमारे लिए आज की आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ी धनराशि है, आप कम पैसे ले लीजिए। इस पर मौलवी भड़क गया और माधव के पिताजी को जान से मरने की धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं दिए तो बहुत जल्दी तुम्हारे पिताजी मारे जाएंगे। मैं ऐसे जिन्न और बुरी आत्माएं उनके पीछे लगाऊंगा जो उनकी जान लेकर ही उनका पीछा छोड़ेंगे। बेचारा परिवार क्या करता। माधव की मां ने अपने सोने के जेवर बेचकर उस मौलवी की मांग पूरी की। मौलवी का ऐसा बर्ताव देखकर और उसकी गंदी नजर परिवार की लड़कियों और महिलाओं पर देखकर माधव के परिवार ने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा। कुछ दिनों तक परिवार के साथ सब ठीक चला, पर एक बड़ी घटना ने परिवार की शांति फिर से छीन ली। माधव के पिताजी को किसी झूठे मुकदमे में जेल जाना पड़ा। जेल जाने से ठीक पहले माधव के पिताजी ने पास ही के एक गांव के सेठ के पास अपना 100 गज का मकान गिरवी रख दिया और कुछ दिनों बाद वो जेल चले गए। किसी भी रिश्तेदार और पड़ोसी या दोस्त ने उनका साथ नहीं दिया। बस माधव के एक चाचा जी ने 20,000 रुपये की मदद लगाई, जिसके बाद भी उनकी जमानत नहीं हुई और उनका वो पैसा भी खराब ही गया। ये तो मुकदमों की शुरुआत भर थी। अब मुकदमे और आने शुरू हुए। 5 मुकदमे उससे 8 हुए और बढ़ते हुए 12 मुकदमे तक पहुंच गए। कई बार जमानत रद्द होने के बाद और काफी कोशिशों के बाद भी जब माधव के पिताजी का छुटने का रास्ता नहीं बना, तो परिवार को उनके वकील ने माधव के पिताजी से कानून की निगाहों में दूरी बनाने की सलाह दी, जिससे उनकी बची हुई संपत्ति पर कोई कानूनी कार्यवाही न हो सके। अब जज ने मुकदमों की ज्यादा संख्या को देखते हुए माधव के पिताजी की सारी संपत्ति को कुर्की नीलामी करने का आदेश दे दिया। एक दिन नीलामी के लिए वो अफसर अपनी टीम के साथ आए और उस समय माधव और उसकी बहन घर पर थे। माधव ने उसी घड़े का पानी उन अफसरों को पिलाया। अफसरों ने उनसे ही बात की और बात करने पर अफसरों को माधव के परिवार के हालात पर तरस आ गया। उन अफसरों ने फिर उनको नीलामी में नुकसान से बचने का रास्ता बताया कि अभी हम जा रहे हैं और अपनी रिपोर्ट में हम घर पर ताला लगा होने की बात लिखेंगे। आप अपने घर से जितना हो सके सामान हटा लेना, जिससे कि अगर नीलामी हुई भी तो आपका नुकसान कम होगा। अब वो सेठ जिसके पास माधव के पिताजी ने घर गिरवी रखा था, उसने घर आकर परिवार पर पैसे देने या घर बेचने का दबाव बनाना और धमकी देना शुरू कर दिया। सेठ और पुराना मौलवी दोनों एक ही गांव के थे, तो अब सेठ ने पुराने मौलवी को परिवार का साथ देने से मना कर दिया। अब जब परिवार अकेला पड़ गया, तो सेठ ने कुछ गुंडों को लेकर माधव के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर आधा घर यानी कि 50 गज अपने नाम करा लिया और बाकी का 50 गज परिवार के पास छोड़ दिया। और वो भी घर का वो हिस्सा छोड़ा जिसमें ना तो रसोई थी, ना बाथरूम और ना ही टॉयलेट था। परिवार के पास बचे हुए हिस्से में यह सब बनवाने के पैसे भी नहीं थे। तब उन्होंने मकान को बेच दिया और उसी कॉलोनी में उन्हीं पैसे से एक छोटा सा मकान ले लिया। होली का समय था और फिर से कुछ टोटका माधव के नए घर के बाहर किया गया। माधव का पैर उस टोटके पर आ गया, जिससे कि माधव और उसकी मम्मी की तबीयत एकदम से खराब हो गई और घर में भी जबरदस्त कलेश रहने लगा। 1 हफ्ते तक घर में खाना नहीं बना। जब भी कुछ करने जाते तो माधव के भाई या बहन या माताजी का आपस में झगड़ा हो जाता और घर से सभी लोग बाहर निकलने की सोचते। घर में कोई रुकना ही नहीं चाहता था। जैसे तैसे ये हफ्ता गुजरा, सबने कुछ हल्का फुल्का खाकर और चाय पीकर ही काम चलाया। फिर 1 हफ्ते बाद माधव और उसकी माताजी अपने पुराने मौलवी के पास जा पहुंचे और सब उनको इस टोटके के बारे में, ग्रह कलेश और बाकी परेशानियों के बारे में बता डाला। मौलवी ने अपनी तंत्र साधना से उनको बताया
किसी ने आपके परिवार पर बहुत बड़ी तंत्र क्रिया की हुई है और माधव पर इस समय भी उस क्रिया का प्रकोप है। और अगर ऐसा है तो अभी इसी समय माधव को उल्टी आ जाएगी। और जैसे कि मौलवी ने कहा था, माधव को उसी समय उल्टी आई। अब ऐसा होने लगा, वहां के टोना टोटका और तंत्र क्रिया करने वाले अपनी नई नई क्रियाएं करते रहते हैं और यहां से मौलवी उनको काटता रहता। क्रिया होने से घर में आराम और शांति भंग हो जाती और मौलवी के इलाज से कुछ दिनों तक शांति और आराम रहता। लेकिन हर बार क्रिया की शक्ति बढ़ती जाती थी और एक वो दिन आया जब मौलवी के हाथ से बात निकल गई और ये सब मौलवी की क्षमता से बाहर हो गया। अब कोई नहीं था जो माधव और उसके परिवार को इस तंत्र क्रिया से निकाल पाता। जैसे दिन के बाद रात है और रात के बाद फिर से दिन को आना होता है, वैसे ही एक उम्मीद की किरण बनकर एक जवान लड़का अमृत, जो कि ऐसी ही समस्याओं का समाधान करता था, उससे माधव के परिवार की मुलाकात हुई और होली के समय उसने परिवार के साथ बैठकर बिना पूछे ही उनके परिवार का पूरा इतिहास बता दिया और क्या उनके साथ कई वर्षों से चल रहा है वो भी बता दिया, जिससे परिवार का विश्वास उस लड़के अमृत पर जम गया। अब परिवार ने अमृत से उनको इस दुख सागर से निकालने की गुहार लगाई, पर उसने कहा कि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता और आपको अगर इसका स्थायी उपचार कराना है तो मेरे से कहीं ज्यादा काबिल मेरे गुरु हैं और आप कहो तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। अमृत के गुरु, जिनका नाम रमन था, अमृत ने परिवार को रमन से मिलवा दिया। अब रमन माधव के परिवार से मिलने उनके घर आ जाता है और परिवार को उनके घर के बिगड़े कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में बताता है। वो ये भी बताया है कि आपने अपने कुलदेवी और कुलदेवता की बहुत अनदेखी की है, कभी भी खुशी के वक्त उन्हें याद नहीं किया, कभी उनका प्रसाद चढ़ाने का बोलकर भूल गए, इसलिए वो काफी नाराज और गुस्से में है। और यही कारण है कि आपके परिवार पर जब किसी ने तंत्र क्रिया की तो वे उसे रोक नहीं सके और आपकी समस्या बढ़ती चली गई। आगे रमन ने बताया कि मैं एक छोटी सी पूजा करूंगा जिससे आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा और आपका काम खुल जाएगा जो अभी एकदम बंधा हुआ है, और एक हफ्ते बाद हम बड़ी पूजा करेंगे जिससे कि आपकी सारी परेशानियां जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। मगर माधव का बड़ा भाई नहीं माना और जिद पर अड़ा गया कि मुझे तंत्र क्रिया करने वालों का अभी नाम चाहिए और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उसको आक्रामक और गुस्से से भरा देख रमन ने कहा कि चलो मैं नाम भी बता देता हूं, फिर आप लोग क्या करोगे? उससे लड़ोगे, उसे मारोगे, झगड़ा होगा और पुलिस आएगी, पर आपके पास तो कोई सबूत या गवाह ही नहीं है जिससे आप साबित कर सकें कि यह तंत्र क्रिया उसी ने की है, तो आप अब इस बात को जाने दो। ऐसा बोलकर और पूजा करके रमन वहां से चला गया। अब परिवार को लगा कि हम इस बड़े संकट से निकल जाएंगे, पर हुआ फिर इसका उल्टा ही। पूजा वाले दिन ही रमन के जाते ही माधव के बड़े भाई और बड़ी बहन दोनों की नौकरी छूट गई और दोनों को ही काम पर आने से मना कर दिया। परिवार आश्चर्य में था कि अब ये करने के बाद भी ये कैसे हो गया। माधव ने रमन को कॉल किया और सारी बात बताई। तभी रमन ने माधव को कॉल किया और कहा कि ये आपके मियां जी की भी पूजा होनी है और कल ही होनी है। वो मियां जी बहुत बुरा मान गए हैं और इस इलाज में बाधा डाल रहे हैं। रमन ने अपने चेले अमृत से ये पूजा कराने में परिवार का साथ देने को कहा और ये पूजा करने को कहा। पूजा ठीक से संपूर्ण हो गई और अब परिवार में सुधार तेजी से दिखने लगा और माधव के भाई और बहन को अगले ही दिन वापस अपनी जॉब पर वापस बुला लिया गया। अब सब कुछ ठीक होता दिख रहा था और बड़ी पूजा का समय पास आने लगा। जैसा कि रमन ने कहा था, वो पूजा बहुत ही जरूरी है और उसे एक हफ्ते बाद ही होना है, नहीं तो सब कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, एकदम ही बिखर जाएगा। पूजा संपन्न हो जाती है और परिवार में शांति और सुकून वापस आती है। लेकिन कुछ दिनों के लिए अब जो लोग ये तंत्र क्रिया कर रहे थे उनको रमन द्वारा की गई इस इलाज और पूजा का पता चलता है और वो अपनी तंत्र क्रिया तेज कर देते हैं और परिवार में फिर से अशांति सी होने लगती है। जैसे कि रात को कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाए मगर दरवाजा खोलने पर कोई ना हो, बुरे बुरे सपने आना, घर में भूत या साए दिखना आदि। मगर पहले और अब में एक बहुत बड़ा अंतर था।
अब परिवार के साथ रमन जैसा सच्चा और कर्मठ भगत था, जिसका भक्ति की तरफ सच्चा और एकदम अटूट समर्पण था। रमन के दिल में लाचार और असहाय लोगों की मदद करने की पवित्र और प्रबल भावना थी। रमन ने एक तरकीब निकली और वो परिवार के पास गया और बोला कि अगर कि सब स्थायी रूप से रोकना है तो आपको मैं अपनी एक देवी दे रहा हूं, जो आपके घर की रक्षक बनकर रहेगी। ऐसे हर टोने टोटके और तंत्र क्रिया का कोई भी असर परिवार पर नहीं होने देगी। आपको उनकी पूजा रोज करनी होगी और उनका नाम हर बड़े कार्य में सभी कुलदेवी और कुलदेवता के साथ लेना होगा। इस हादसे को घटे और उनका इलाज हुए आज लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। परिवार एकदम स्वस्थ और खुशहाल है। अब माधव के पिताजी भी जेल से वापस आकर परिवार के साथ रह रहे हैं। ऐसी ही कोई घाल जो एक परिवार की बर्बादी कर सकती है, ऐसी घाल तांत्रिकों के द्वारा या परिवार के दुश्मनों के द्वारा समय समय पर भेजी जाती है। ऐसी घाल का अगर समय रहते पक्का समाधान ना हो तो ये घाल बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। काला जादू। दूसरों के सुखों से जलते हैं और अपने दुखों से जहर लेते हैं। ये काला जादू करने वाले भी बिच्छू की तरह डस लेते हैं, काला जादू करके लगा देते हैं लोगों के जीवन में आग। ये जहरीले किसके सगे होते हैं।